नमस्कार, हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी को पता है कि हमारी जी के 2020 चैनल की ओर से एक यूनिक वीडियो की सीरीज शुरू की गई है और यह वीडियो की सीरीज डिपेंड है यूपीएससी से, क्योंकि हमारा यह 11 साल का बच्चा जो अभी से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और बेसिक जो इंफॉर्मेशन है यानी कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनके जो कंसेप्ट है वो अभी से वो क्लियर कर रहे हैं। और आपको भी पता है पिछले 3 वीडियो में हमने कक्षा 6 जियोग्राफी और उनका लेसन 1 और यह चौथा लेक्चर है। तो पिछले 3 दिनों में धैर्य ने कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो धैर्य जी आप बताइए अपने प्रोजेक्ट। तो धैर्य जी ने यह प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसमें उन्होंने हमारा जो पृथ्वी का सैटेलाइट है चंद्रमा, पृथ्वी और सन, उनके जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो भी यहां लिखे हैं। तो वो उन्होंने खुद यह तैयार किया है और बहुत ही रोचक तथ्य से उन्होंने कलरिंग भी किया है। और दूसरा प्रोजेक्ट तैयार किया है धैर्य जी, आप बताइए दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा है। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारी सोलर सिस्टम का। उन्होंने इस तरह के एक लीगल पेपर में ड्रॉ किया है सन और उनके इर्द गिर्द हमारे जो 8 प्लेनेट है उनको भी ड्रॉ किया है, इंग्लिश में नाम लिखे हैं। तो धैर्य जी आपका यह प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा और आप हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड को इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, अभी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा टारगेट है यूपीएससी 2032 में क्रैक करना। और धैर्य ने गोल तय किया है कि आई विल क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जी हाँ, धैर्य जी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक करने वाले हैं। वुड यू लाइक टू ज्वाइन विथ मी, यह धैर्य का सेंटेंस है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। और आपको भी पता है कि यूपीएससी किस लेवल की एग्जामिनेशन होती है, तो इसी लेवल को हमने ध्यान में रखते हुए सभी आज के 15 क्वेश्चन क्रिएट किए हैं और सभी यह 15 क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन का आज ये यूनिक वीडियो है। तो चलिए धैर्य हम स्टार्ट करें। चलो। तो पहले तो हम कल का जो लेक्चर था उनको हम रिवाइज कर ले, यानी कि रिवीजन करना ही इतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी में एक टीना डाबी नामक लड़की, उन्होंने यह यूपीएससी क्रैक किया पहले ही अटेम्प्ट में और वो पूरे देश में टॉप आए थे। तो उनका एक कथन था कि मैं यदि 4 या 6 घंटे पढ़ाई करती हूँ तो घर जाकर मैं 4 घंटे जो मैं पढ़ा है या तो मैंने क्लासेस में पढ़ा है उनका रिवीजन करती हूँ। तो यह टीना डाबी ने कहा है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो भी हम पढ़ाई करते हैं उनका अच्छी तरह से रिवीजन भी करना चाहिए। तो चलिए रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा था सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमा विपरीत दिशा में करने वाले 2 सैटेलाइट्स कौन से हैं। शुक्र और यूरेनस। यानी कि यह है शुक्र और यह है यूरेनस। जो हमारे सभी ग्रह है उनकी विपरीत दिशा में वो सूर्य अपने कक्षा में घूमते हैं। अच्छा, तो जिस तरह क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन यह सभी जो प्लेनेट है वो एंटी क्लॉक घूमते हैं। और चारों ओर छल्ले यानी कि रिंग्स हो, ऐसे सैटेलाइट कौन कौन से हैं। शनि यानी कि सैटर्न, यूरेनस और बृहस्पति यानी कि जुपिटर, यह तीनों के आसपास रिंग्स है। और कल हमने पढ़ा था कि ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक ग्रह किसके हैं। तो कल हमने पढ़ा था ना, आपको याद है। तो सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह यानी कि चंद्रमा किसके हैं। जुपिटर के हैं। कितने हैं। 69। और आपको सैटर्न की याद है 62। वेरी गुड। और हमारे पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या केवल एक। और यह है मार्स के 2। और यहां पर यह कौन सा है। यूरेनस के कितने हैं। 14। गलत, 27 थे। कितने। 27। और लास्ट में है नेपच्यून के 14। ओके, चलिए याद कर लिया। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री को आप पहचानते हैं। आर्यभट्ट। इसका नाम क्या है। आर्यभट्ट नाम है। तो यह हमारे भारत देश के एक ख्यातनाम खगोल शास्त्री,
उन्होंने कहा था कि चंद्रमा और ग्रह सूर्य के परावर्तित प्रकाश में चमकते हैं, यानी कि सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा और सभी प्लेनेट है वो चमकते हैं। तो चलिए आगे बात करें आज के पहले क्वेश्चन की। लेकिन पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करें इनसे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। देखो, आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, यानी कि यहां पर आप देखिए धैर्य जी, यह है हमारा सन और यह है हमारा अर्थ। अर्थ किसके आसपास घूमता है? सूर्य के आसपास। तो इसी तरह हमारा पूरा जो सौर मंडल है, यहां पर है सौर मंडल, और सौर मंडल है वो गैलेक्सी के आसपास घूमता है। किसके आसपास? गैलेक्सी के आसपास। अच्छा, तो इसी तरह आपको पता चल गया कि हमारा जो सौर मंडल है वो घूमता है, किसके आसपास घूमता है वो आपको पता चल गया। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है सूर्य को, मालूम है आपको? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष लगता है हमारी आकाश गंगा के केंद्र में। यहां आप देख सकते हैं यह आकाश गंगा का सेंटर है, और आकाश गंगा के केंद्र के आसपास घूमने में हमारे सूर्य मंडल को कितने साल लगते हैं, कितने वर्ष लगते हैं? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और यह आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, कौन से एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया था। तो यहां आपके सामने आएगा इस तरह का बॉक्स, आपको पता चल जाएगा कि कौन से एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, 25 करोड़ वर्ष। तो चलिए, जिस तरह मैं आपको समझाता हूं कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के आसपास राउंड शेप में, यह पृथ्वी, यह है सूर्य। तो पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास एक चक्कर पूर्ण करने में कितना वक्त लगता है? 365 डेज। अच्छा, यह हमारा एक साल। ओके, तो इसी तरह जो हमारा सन है वो यहाँ, उनका जो पाथ है वो यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, यह है सन पाथ, और वो आकाश गंगा के सेंटर से आसपास घूमने में कितना वर्ष लगते हैं? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और आगे बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो यहां इमेज में आप देख सकते हैं यह क्या है? ब्लैक होल। यह है ब्लैक होल। ब्लैक होल कैसा होता है वो मैं आपको समझाता हूं। यदि हमारे सौर मंडल से कोई भी प्रकाश यहां जाएगा तो ब्लैक होल यहां रिफ्लेक्शन करके हमें वापस इसका जो प्रकाश है वो नहीं देगा, वो सारी प्रकाश को सोख लेता है। क्या सोख लेता है? कोई भी इर्द गिर्द कोई इस तरह का पदार्थ घूमता है तो वो उन्हें भी आकर्षित करके अपने में ले लेता है। तो इसी तरह को बोलते हैं यह ब्लैक होल। तो आपको पता चल गया कि ब्लैक होल क्या है। तो इसी बेस को बनाकर एक क्वेश्चन 2001 और 2003 में पूछ लिया गया था, और यह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम एग्जामिनेशन में 2 बार यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है, वो आपके सामने है। पहले तो 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। ब्लैक होल ऐसा है कि उसे आप पावरफुल टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते। यह पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है वो रीजन है, कारण है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है, यानी कि इसका जो ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, यानी कि सोख लेता है। तो उपरयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके सामने मैं कूट रख रहा हूं, तो यह 4 कूट है। तो यहां कौन सा आंसर आएगा? पहले तो आप समझिए कि यह जो ब्लैक होल है वो खगोलीय अस्तित्व में जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, यानी कि पावरफुल टेलीस्कोप से भी इस ब्लैक होल को आप नहीं देख सकते। और दूसरी बात है कि यह प्रकाश जो आता है ना वो सोख लेता है यह ब्लैक होल। तो यहां सही ऑप्शन कौन सा आएगा? ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही आपने बोला, ऑप्शन ए आएगा कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और आपको मैं करंट अफेयर में ले चलूं तो कुछ दिन पहले ही इसी तरह की ब्लैक होल की इमेज हमारे अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ली गई थी, यानी कि नासा द्वारा ली गई थी। और यह जो आप देख सकते हैं तो यह है ब्लैक होल।
और ब्लैक होल है वो इसी तरह के प्रकाश को अपने में सोख लेता है और रिफ्लेक्शन नहीं करता। और आगे बात करें तो नक्षत्र के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे जो अंतरिक्ष में इसी तरह के कुछ तारों को मिलकर पैटर्न बनती है, इसे हम बोलते हैं नक्षत्र। तो नक्षत्र के बारे में आपको पता है, जैसा कि एक नक्षत्र का नाम है सप्तऋषि। ओके, तो इसी को बेस बनाते हुए एक क्वेश्चन 2013 की उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वो क्वेश्चन इसी तरह का था, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, और बाद में रिक्त स्थान दिया गया, क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। जो हमने पढ़ा था कि हम यदि यहाँ पृथ्वी पर से अंतरिक्ष में देखें तो आपको इसी तरह का सप्तऋषि नक्षत्र मंडल दिखेगा। तो और इसी तरह के बहुत से तारों को जो समूह बनता है उसे बोलते हैं नक्षत्र मंडल। और यहाँ जो सप्तऋषि के प्रथम जो 2 तारे हैं, इसकी सीधी एक रेखा खींचे तो यहाँ पर कौन सा तारा है? ध्रुव का तारा है। वो कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता है। आगे बात करें तो पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि खगोलीय पिंड हमारे सौर मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन आया था। तो सौर मंडल में शामिल होते हैं स्टार्स, प्लेनेट, सैटेलाइट, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, यह सभी को मिलाकर बनता है हमारा सौर मंडल। तो इसी को बेस बनाते हुए एक क्वेश्चन 53 और 55वीं बीपीएससी 2011 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, निहारिका नहीं है। जी हाँ, हमारे सौर मंडल के बाहर जो आप देख सकते हैं पावरफुल टेलीस्कोप के जरिए, वो निहारिका हमारे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, लेकिन सौर मंडल का एक हिस्सा नहीं है। तो हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, निहारिका। और हमारे जो अंतरिक्ष एजेंसी है उनके द्वारा जो कुछ अंतरिक्ष में इसी तरह की इमेज कभी कभी कैप्चर कर ली जाती है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेब्यूला। क्या? नेब्यूला। यानी कि निहारिका हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। ओके, और आगे बात करें तो आप इमेज में देखिए, यह क्या है? सन। और सन की सतह पर इसी तरह जो प्रक्रिया होती है, इसमें से ऊष्मा और प्रकाश निकलता है और हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। तो जो यहां से ऊष्मा निकलने की जो प्रक्रिया है, इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन द्वारा। क्या? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और इसी की वजह से हमारी पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। तो चलिए इसी को बेस बनाते हुए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में 1996, 2001 और 2006 में यह 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो चलिए सही आंसर क्या आएगा? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहां से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। यानी कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। और यहां आप देख सकते हैं यह है सन, और यहां जो इस तरह की ज्वालाएं आप देख सकते हैं, तो इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ओके, तो नाभिकीय संलयन द्वारा इसका सही आंसर है। और हाल ही में हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है इंडिया की, इसका नाम क्या है? इसरो द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जाने वाला है। और इस मिशन के जरिए हम क्या संशोधन करने वाला है, आपको पता है कि यहाँ जो सूर्य से गर्मी और प्रकाश निकलता है, तो इसका मिशन का नाम दिया गया है आदित्य L1। आदित्य L1 के जरिए हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा है? आदित्य L1 इसरो सैटेलाइट टू स्टडी द सन। यानी कि सन का अभ्यास करने के लिए यह आदित्य L1 नामक मिशन लॉन्च करने जा रहा है हमारा इसरो। और आगे बात करें तो उपग्रह, तो उपग्रह के बारे में तो हमने कल ही पढ़ा था और आज ही रिवीजन हमने कर लिया है कि मर्क्यूरी के सैटेलाइट कितने हैं? मर्क्यूरी के सैटेलाइट कितने हैं? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, तो 0। विनस के? एक भी नहीं है। अर्थ के? एक है। मार्स के? 2 है।
फोबोस और डिमोस। डिमोस जुपिटर के है 69 सैटर्न के है 62, यूरेनस के है 27 और नेपच्यून के है 14। ओके, तो इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है कि 42वीं बीपीएससी 1997, 44वीं बीपीएससी 2000 और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम एग्जामिनेशन 2008। 3 बार यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वो क्वेश्चन सिंपल सा था, फिलहाल तो जो क्वेश्चन की पैटर्न है वो बदल चुकी है, लेकिन फिर भी हमें यह कुछ इसी तरह का डायरेक्शन करेगा जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हमें हेल्पफुल बनेगा। तो ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है? बुध। सही आपने बोला, हमने याद कर लिया है कि बुध और शुक्र यानी कि मर्क्यूरी और विनस दोनों ऐसे प्लेनेट है जिसके एक भी सैटेलाइट नहीं है। चलिए आगे मैं आपको बताऊं तो शुक्र ग्रह पर मानव जीवन संभव है या नहीं, उसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो नहीं है, पहले मेरी बात सुनो कि यह है विनस यानी कि शुक्र, यह है हमारा अर्थ। तो यहां पर हमारे जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई गैस है तो वो है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। हम अपने शरीर के भीतर जिस तरह प्रक्रिया होती है तो हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर देखिए विनस पर कौन कौन से गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है और आर्गन है। यानी कि हमारे जीने के लिए वहां पर जो गैस होनी चाहिए ऑक्सीजन, वो नहीं है। तो क्या यहां आप जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते विनस पर, क्योंकि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन विनस पर नहीं है। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अगला क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। कथन ए, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। यानी कि शुक्र ग्रह पर, विनस पर मानव जीवन होना अत्यधिक असंभव्य है, यानी कि पॉसिबल नहीं है। और कारण क्या है, रीजन क्या है? शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, यानी कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है बल्कि ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या आप शुक्र ग्रह पर जी सकेंगे? नहीं जी सकेंगे। और यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2005 में आईएएस की एग्जामिनेशन में। तो 4 कूट दिए गए थे, और कूट कौन से थे? तो यहां कौन सा आंसर आएगा आप बताइए मेरे को। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करते। बिल्कुल सही कि ए तथा आर दोनों सही है, और आर सेंटेंस है, यह जो आर सेंटेंस था वो ए की सही व्याख्या करता है। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और क्यों जीना मुश्किल है वो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बात करें तो आपको इमेज में क्या दिखाई पड़ता है मेरे को बताइए। सन और अर्थ। यहां पर है अर्थ, यहां पर है सन। तो यहां सन से जो रे निकल रही है, किरणें निकल रही है, वो हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है, लेकिन हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है वो कितने किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच। यानी कि सूर्य का जो किरण है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। तो यहां 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर की। तो 1 सेकंड के लिहाज से देखें तो यह 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने में तकरीबन कितना वक्त लगता है? 8 मिनट का वक्त लगता है। तो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से प्रकाश निकलता है तो कितने समय में यहां पर पहुंचता है, उसको बेस बनाते हुए यह क्वेश्चन 1, 2 और 3 यानी कि 3 एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? पढ़िए। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। कितना समय लेता है? 8 मिनट। 8 मिनट समय लेता है। यानी कि सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी कि यहां सूर्य से पृथ्वी तक यह जो प्रकाश है वो पहुंचने में कितना वक्त लेता है? 8 मिनट का वक्त लेता है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो
मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही लेक्चर में निकटतम ग्रह के बारे में। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। बुध। और हमारे पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र यानी वीनस। अच्छा, आपको याद ही है। तो चलिए 9वां क्वेश्चन, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? यह क्वेश्चन 1 2 3 4 5 बार पूछ लिया गया है। कितना इजी क्वेश्चन था। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र। और यदि यहाँ पृथ्वी के बदले सूर्य लिख दिया जाए तो आंसर क्या बन जाएगा? बुध। ओके, वेरी नाइस। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। बुध। ओके, 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति। आप इमेज में यानी बता सकते हैं? जुपिटर। जुपिटर हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारा आंसर बन जाता है बृहस्पति। और यह कितनी एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है? 1 2 3 4 बार यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और इसका सही आंसर आएगा बृहस्पति, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और आज मैं आपको एक यूनिक बात बताने जा रहा हूं। आज हम कंपैरिजन करते हैं हमारे अर्थ और मार्स के। तो हमारे मार्स मिशन तो बहुत ही लॉन्च किए गए हैं, जैसा कि यूएई ने भी लॉन्च किया है, अमेरिका ने भी लॉन्च किया है। और अमेरिका का हाल ही में परसिवरेंस रोवर है, वो कहां पर है? मार्स पर है। और वहां पर एक इंजेन्यूटी नामक हेलीकॉप्टर भी उड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा अर्थ और मार्स दोनों की कंपैरिजन करें तो यहां पृथ्वी पर आप एक ईयर का वक्त कितना है? 1 साल का समयावधि है 365 दिवस। लेकिन यदि आप मार्स पर जाएंगे तो आपको एक वर्ष कितने दिनों का होगा? 686। और यहाँ ग्रेविटी भी देख सकते हैं कि अर्थ पर ग्रेविटी है 38% और हमारे सनलाइट यहाँ अर्थ पर है 44%। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर और यहाँ पर मार्स पर दोनों पर जो यह समयावधि है वो तकरीबन लगभग समान रूप से है। और यहाँ पृथ्वी कक्षा पर एक चक्कर काटने में वक्त लेती है 24 घंटे का। तो यहाँ मार्स को अपने कक्षा पर एक चक्कर काटने के लिए कितना वक्त लगता है? 24 घंटे और 40 मिनट, यानी कि लगभग समान रूप से है। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी बेस पर। और यह क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है। क्वेश्चन कौन सा था? एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का सुझाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। तो सही है। तो किसके संदर्भ में यह कहा गया है कि पृथ्वी के समान एक ग्रह है जिसका नाम कौन सा है? मंगल आएगा, यानी कि मार्स आएगा, जो मैंने आपको कंपैरिजन में बताया कि सही आंसर है मंगल के विषय में यह सभी लागू होता है। चलिए 12वां क्वेश्चन, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या तो लेती है? तो यहां आपका है सन और यहां 4 ऑप्शन है। बृहस्पति। बृहस्पति क्यों? मेरे को बृहस्पति बताइए, कहां पर है? ये जुपिटर। जुपिटर। और पृथ्वी कहां पर? ये पृथ्वी। मंगल ये रहा, ये मार्स। ओके। और यहां पर शुक्र यानी कि विनस, यानी कि जो नजदीक होगा उसको सूर्य के आसपास एक चक्कर पूर्ण करने में कम वक्त लगेगा। लेकिन सबसे दूरी पर कौन है? जुपिटर। और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है बृहस्पति। लेकिन यह चारों ऑप्शन को रख दिया जाए और यहां मैं लिख दो नेपच्यून। क्या लिखते हो? नेपच्यून। तो हमारा आंसर क्या आएगा बताइए? नेपच्यून, यानी ये सबसे दूर है। बिल्कुल सही। तो यहाँ ऑप्शन के जरिए हमें अंदाजा लगाना था कि कौन सा आंसर आएगा और आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि 4 ऑप्शन में सबसे दूरी वाला ग्रह था बृहस्पति। ओके। 13वां क्वेश्चन, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। तो टाइटन नामक जो सैटेलाइट है वो किस प्लेनेट का सबसे बड़ा सैटेलाइट है? शनि का। मैंने आपके सामने जो इमेज रखी है यह इमेज किस सैटेलाइट की है? शनि की है। और शनि का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन। और टाइटन
शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा यानी कि उपग्रह है। और यह क्वेश्चन 2006 में पूछ लिया गया था। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। क्या आएगा आंसर? सैटर्न। सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट जिसका नाम आपने याद रखा, शनि का क्या नाम है? टाइटन। टाइटन, टाइटन है वो सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। 14वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक्स यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो हमारा जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उनके द्वारा एक परिभाषा तय की गई और परिभाषा के अनुसार किसको हमारे प्लेनेट में से निकाल दिया गया है? सी, प्लूटो। प्लूटो को। बिल्कुल सही बात है। और यह बात क्या है? तो देखो, प्लूटो वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सिरस व 2003 UB 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है, यानी कि ड्वार्फ में रखा जा सकता है। और इसीलिए प्लूटो को हमारे सौर मंडल से निकाल दिया गया। आगे की बात करो तो यहां हम ग्रेविटी के बारे में आपको समझाना चाहेंगे कि आपका वजन कितना है? 31 किलो। 31 किलोग्राम। अच्छा, आपका वेट है 31। मान लीजिए आपका वेट है 30 किलोग्राम। कितना? 30 किलोग्राम है। पृथ्वी पर आपका वेट 30 किलोग्राम है, लेकिन आप यदि चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। और यहाँ इसकी जो पृथ्वी के लिहाज से ग्रेविटी है वो बहुत ही कम है, यानी कि 160 है। ओके, 16। तो यहाँ आपका वजन पृथ्वी पर 30 है, तो आपका चंद्रमा पर वजन कितना हो जाएगा? तो 6 को यहाँ इस तरह कर दिया जाए तो आपका वजन चंद्रमा पर कितना किलोग्राम होगा? 5 किलोग्राम का होगा। तो चलिए, इसी बेस को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन 2006 में पूछ लिया गया था कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा? उसका भार घट जाता है। उसका भार घट जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और यहां मैंने आपके सामने जो इमेज रखी है कि आप है पृथ्वी पर और आपका वजन है 17, तो यहां आपका वजन कितना हो जाएगा? तो इस तरह हो जाएगा। यहां 72 कर दीजिए तो इसी तरह आपको बहुत ही अच्छी तरह याद रह जाएगा कि आपका वजन चंद्रमा पर कितने किलोग्राम का हो जाएगा। मेरा वजन 62 ही है, तो मेरा वजन चंद्रमा पर कितना होगा? 12 किलोग्राम होगा। तो चलिए, आज का लेक्चर हम पूर्ण करते हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।